ये कहानी एक छोटे से गांव नवापुर की है, जहां लोगों की जिंदगी सीधी सादी थी। हर शाम गांव के बुजुर्ग और बच्चे चबूतरे पर इकट्ठा होकर बातचीत किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। कभी अचानक बारिश, कभी तेज धूप। मौसम का मिजाज ऐसा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कब क्या होगा। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि घर के अंदर भी लोग पसीने से भीग जाते थे। बुजुर्ग लोग आसमान देखकर खेती और भविष्य का अनुमान लगाते थे। इसी गांव में गोविंद और मीरा रहते थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उस छत की मरम्मत करवा सके। सुनिए जी, क्यों ना आप सेठ जी के पास काम मांगने जाएं? हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जानता हूं मीरा, लेकिन सेठ जी हमसे पहले ही बहुत काम करवा चुके हैं और अभी तक पुरानी मजदूरी भी नहीं दी। अब उनके पास जाने का मन नहीं करता। बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आपको जाना ही होगा, वरना हम कैसे जिएंगे? ठीक है मीरा, मैं कोशिश करूंगा। शायद वो इस बार माफ कर दें। गोविंद एक ऐसा आदमी था जो सेठ जी के एक इशारे पर हर मौसम में काम के लिए तैयार रहता था। पहले वो सेठ को भगवान मानता था, इतना कि अपने परिवार से ज्यादा उसे महत्व देता था। लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। पता नहीं इस बारिश में मुझे फिर से मौका मिलेगा या नहीं। सेठ जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे जब उन्होंने बाहर से आवाज सुनी। अरे, ये तो गोविंद की आवाज है। इसे तो मैंने निकाल दिया था। अब क्या लेने आया है? तभी सेठ जी बाहर आए। सेठ जी, हमें आपके खेतों में काम चाहिए। हालत बहुत खराब है, बच्चा भूखा है। सेठ थोड़ा भावुक हुआ, पर चुपचाप चाल चलने का मन बना रहा था। ठीक है गोविंद, रख लेता हूं। लेकिन इस बार कोई गलती हुई तो समझ लेना। धन्यवाद सेठ जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। सेठ बाहर से नरम तो दिखा, पर अंदर ही अंदर एक चाल चल रहा था। अब की बार तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी खेत में काम करने के लायक भी नहीं रहेगा। घर आकर गोविंद ने मीरा को बताया। सेठ जी ने फिर से काम दे दिए हैं, पर बोले हैं एक गलती भी हुई तो निकाल देंगे। तो अब कोई चूक मत करना, हमें अब सुधारना है। अगले दिन से गोविंद ने खेतों में काम शुरू कर दिया। मन लगाकर उसने पूरा खेत जोत दिया, पर एक गलती हो गई। वह नाला बनाना भूल गया। कुछ दिन बाद गोविंद और मीरा मजदूरी मांगने सेठ के घर पहुंचे। सेठ गाय को चारा खिलाते हुए। हाँ गोविंद, काम पूरा हो गया। जी सेठ जी, पूरा हो गया। अब हमारी मजदूरी। कौन सी मजदूरी? किस बात की? सेठ जी, हमसे मजाक मत कीजिए। हमने पूरा खेत जोता है, मेहनत की है। सेठ ने एक झटके में गोविंद को लात मार दी। गोविंद दूर जा गिरा। सेठ जी, हम मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं, भीख नहीं। चलो निकलो यहां से, बड़े आए पैसे मांगने। सेठ जी, आपके इस अन्याय का फल एक दिन जरूर मिलेगा। इतना कहकर गोविंद और मीरा वहां से चल पड़े। उनके दिल में गम था, पर आत्मसम्मान भी। और बारिश अब कभी भी आ सकती थी। खेतों के साथ शायद इंसानों की परीक्षा भी फिर से शुरू होने वाली थी। कहानी का अगला भाग, बारिश का बदला। गोविंद और मीरा चुपचाप घर लौट गए। दोनों एक जगह पे बैठकर बात करने लगे। गोविंद, अब हमारा क्या होगा? सेठ जी भी हमें कुछ भी नहीं दिए। अब हमारा घर ऐसे ही चलेगा। मीरा, तुम परेशान मत रहो। हमारे पास अभी भी एक जरिया है खेती का, जहां हमें खाने को मिल ही जाएगा कुछ महीनों के लिए। ऐसी कौन सी जगह से गोविंद जहां हमें खाने को मिलेगा? वही हमारा बंजर खेत। माँ ने हमें वो खेत दिए थे और उन्होंने बोले थे कि मुसीबत में उसका उपयोग करना और कड़ी मेहनत सींचना, उसमें फसल अच्छी होगी। वो खेत कहाँ है गोविंद? जल्दी चलो, हम अभी उस खेत में काम करेंगे। नदी के किनारे है, पास के जंगल में। हम वहां कई बार जाकर देख चुके हैं। वहां चारों तरफ से घेरा हुआ है। तुम घबराओ मत, मैं कल से वहां जाकर काम करेंगे अपने खेतों में। हमें किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा अब काम करने को। ठीक है, कल आप सूर्यास्त से पहले उठ जाना। वैसे भी गर्मी इतनी है कि
बाहर जाने का मन नहीं करता हमारा, और बारिश का तो कुछ पता भी नहीं है अभी तक। दोनों आपस में बात करते रह गए। कुछ ही देर में रात हो गई। सुबह होते ही गोविंद जल्दी से उठकर खेतों में जाकर काम करने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद तभी उसकी पत्नी मीरा आई खाना लेकर। उसे पता भी नहीं चला कब दोपहर हो गई है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए, दोपहर हो गई है। मीरा की आवाज सुनते ही उसे समझ में आ गया कि सच में दोपहर हो गई है। मुझे तो पता भी नहीं चला काम करते करते। हाँ, अभी आता हूँ, तुम खाना निकाल के रखो। मीरा खाना निकाल के रख दी तभी गोविंद आके बैठ गया उसके पास। मीरा, लगता है आज तुम बड़े प्यार से खाना बना के लाई हो हमारे लिए। हाँ जी, आज तो खुशी की बात है। आज से आप अपने खेतों में काम करेंगे। तुमने सही कहा मीरा। आज मुझे भी लग रहा है कि अपने खेतों में काम करके कैसा लगता है। बस इसमें पानी डाल देता तो काम करने में और आसानी होता। गोविंद, भगवान की महिमा रही तो क्या पता आज ही बारिश हो जाए। तुमने तो सही कहा मीरा। ऐसा हो गया तो हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर गोविंद खाना खाने लगा। कुछ ही समय में खाना खा लिया। अब मैं चलती हूँ, आप अपना काम खत्म करके जल्दी से घर लौट आना। इतना बोलकर मीरा घर के लिए चल पड़ी। तभी गोविंद भी अपने काम में लग गया। वापस से अच्छे से काम करने लगा। शाम होते ही गोविंद चल पड़ा। घर पहुंचकर गोविंद मीरा को बताने लगा, मीरा, आज मैंने खेत का काम तो कर दिया हूँ। बाकी जो बचा हुआ है वो सब कल तक हो जाएगा। बस बारिश का ही इंतजार है। मुझे लग रहा है आज ही बारिश हो जाएगी और कुछ ना कुछ तो अनर्थ होने वाला है सेठ के साथ में। ऐसा क्यों लग रहा है मीरा? सेठ का आज नहीं तो कल उसका फल निश्चय मिलेगा। रात होते ही जोरदार बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और जैसे लग रहा था कि आज ही आसमान फट जाएगा। और आसमान में काले बादल छा चुके थे। हवा में अजीब सी गंध थी। तभी अचानक से जोरदार बारिश हो गई। कुछ ही पल भर में सब कुछ तहश नहश हो गया, जैसे कोई पुरानी बात फिर से लौट रही हो। गोविंद का दिल भारी था, पर उसे किसी अनजानी चीज का एहसास भी हो रहा था। गोविंद, आज बारिश कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे ये सिर्फ पानी नहीं, कोई चेतावनी हो। सच कह रही हो मीरा, मेरा दिल भी अजीब बेचैन है। रात होते ही आसमान फट पड़ा। बिजली की चमक ने पूरे गांव को चौंका दिया। लगता है आज किसी की किस्मत को ग्रहण लगने वाला है। इस बारिश ने तो कुछ अलग ही रूप ले चुका है। आज तक तो ऐसी बारिश कभी भी नहीं हुई। सही कहा आपने। आज तो किसी ना किसी का किस्मत खराब है, किसी का पाप का घड़ा भर चुका है। कई सालों बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। मीरा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ज्यादा बारिश की वजह से खेत बर्बाद ना हो जाए। आपकी बात तो सही है। ये बारिश नहीं, हम जैसों के लिए तो भूखमरी के बराबर होगा। मीरा, मैंने तो सेठ जी के खेतों में नाला ही नहीं बनाया था। अब पता नहीं सेठ जी का क्या होगा। आप उनकी चिंता छोड़ दो, जो भी होगा वो अपना देख लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बादल भी सेठ जी की बदनीयती पर गवाह बनना चाहते हों। अगली सुबह गांव में एक सनसनी फैल गई। सेठ लालचंद के खेत पानी में डूब चुके थे। पूरा खेत, जहां गोविंद ने मेहनत की थी, कीचड़ और बर्बादी में बदल गया था। और उसी खेत के बीच में एक पुराना कुआं खुल चुका था, जो वर्षों से बंद था। गांव के बुजुर्ग रामदीन बोले, ये वही कुआं है जहां बरसों पहले एक गरीब किसान को सेठ ने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। आज वो कुआं खुद बयां कर रहा है, इंसाफ अपने वक्त पर आता है। सेठ जी के खेत के ठीक बीच खड़ा वो कुआं अब किसी अंधेरे रहस्य का द्वार बन चुका था। गांव में अफवाह फैल गई, सेठ के खेत में कोई आत्मा भटक रही है। रात होते ही खेत के आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। गोविंद, तुमने सुना जैसे कोई रो रहा हो? हाँ मीरा,
ये आवाजें इंसानी नहीं लगती। अगले दिन गांव के कुछ नौजवानों ने देखा सेठ जी पागलों की तरह खेत में खुद से बातें कर रहे थे, कभी हंसते कभी रोते। उनका चेहरा पीला, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद गिर गया था कुएं में। वो वापस क्यों आया है? लगता है ये खेत अब इंसानों से नहीं, उनके कर्मों से बोल रहा है। वक्त इंसाफ जरूर करता है, चाहे देर हो जाए। गांव में अब एक नया डर फैल चुका था। सेठ लालचंद का खेत अब शापित खेत कहलाने लगा। गांव के लोग वहां जाना छोड़ चुके थे और उधर गोविंद को गांव वालों का समर्थन मिलने लगा। बूढ़े रामदीन ने एक दिन चबूतरे पर बैठकर कहा, अब समय आ गया है जब गोविंद जैसे ईमानदार लोगों को आगे लाया जाए और लालचियों को उनके पाप का फल मिले। जहां सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी और गांव के इतिहास की पन्ने खुलने लगी थीं। शापित खेत। सेठ लालचंद के खेत में जो कुछ हुआ वो केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो किसी अनदेखी शक्ति का इशारा था। अब सेठ जी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर हमेशा डर, आंखों में बेचैनी और हर वक्त किसी अदृश्य साए का एहसास बना रहता था। वो हर रात आता है, मुझे घूरता है। वही गरीब किसान, वही जिसकी मजदूरी मैंने मारी थी। गोविंद, सुना है सेठ जी का हाल बहुत बुरा हो चुका है। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। जिसने दूसरों का खून पसीना लूटा हो, वो चैन की नींद कैसे सो सकता है मीरा? उधर गांव में एक बुजुर्ग महिला दादी श्यामा, जो वर्षों से साधना करती थीं, उन्होंने कहा, ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये इंसाफ है उस आत्मा का जिसे जिंदा दफन किया गया था। जब तक सेठ जी अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये खेत और ये गांव चैन से नहीं रह पाएगा। क्या कोई रास्ता है उस आत्मा को शांत करने का? हाँ, एक ही रास्ता है। सेठ जी को उस कुएं पर ले जाकर अपने पाप कबूल करने होंगे और उस किसान की आत्मा के लिए प्रायश्चित करना होगा। रात का रहस्य सेठ जी का कबूलनामा। उसी रात गोविंद को सपना आता है। एक बूढ़ा आदमी कीचड़ से सना हुआ उसका नाम लेकर पुकार रहा है। गोविंद, मेरा नाम विवेक है। मेरी रूह इसी मिट्टी में सड़ रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम इस खेत में लौटाओ। मेरा अपमान धो डालो। गोविंद हड़बड़ाकर उठते हुए, मीरा, मैंने उस आत्मा को देखा। वो कुछ कह रहा था। उसका नाम विवेक था। क्या ये वही किसान है जिसकी आत्मा अब लौट आई है? पता नहीं मीरा, शायद वो वही हो। अगले दिन गोविंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको लेकर सेठ जी के घर गया। सेठ जी, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें। विवेक की आत्मा आज भी इस मिट्टी में सड़ रही है। आपने उससे उसका हक छीना और अब वो हक आपसे मांग रहा है। माफ करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने विवेक को कुएं में धकेल दिया था, बस इसीलिए क्योंकि उसने मजदूरी मांगी थी। तो चलो उसी कुएं पर चलो और वहीं उसके लिए तर्पण करोगे, तभी गांव को शांति मिलेगी। कुएं के किनारे सब लोग इकट्ठा हुए। सेठ जी ने विवेक की आत्मा से माफी मांगी और उसके नाम से एक चबूतरे पर दीप जलाया। विवेक, तू जहां भी है, मुझे माफ कर दे। मैंने पाप किया था। मैं तुझे तर्पण देता हूं। मेरी आत्मा को भी चैन नहीं है। देखा सेठ जी, कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जो तुमने किए थे, ये सब उसका परिणाम है जो आपको भुगतना पड़ा है। गोविंद, तुमने सही कहा। आज से मैं किसी का भी मजदूरी का पैसा नहीं लूंगा। सबको उसका हक हमेशा दिया करूंगा। उस दिन के बाद उस खेत से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। गांव की फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गोविंद को पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। अंत नहीं, शुरुआत है ये। देखो गोविंद, अब गांव में लोग तुम्हें इज्जत से देखते हैं। मैंने बस सच का साथ दिया मीरा।
शायद अब हमारे जीवन में भी उजाला लौट आए। जीवन का यही असली धन है, सबकी मदद करना, वो किसी भी हालत में हो, चाहे गरीब हो या अमीर।